नमस्कार, यंग भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दुष्यंत राघव। साथियों, आज सत्य कथा के तीसरे एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने वाला हूं जो व्यक्ति जब तक जिया उसने 184 लोगों का बेरहमी से कत्ल किया। 3 राज्यों की पुलिस उसके पीछे पड़ी रही उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो कभी हाथ नहीं आया। लेकिन जब जब वो पुलिस के पीछे पड़ा और उसने पुलिस वालों को पकड़ा, वो उनके सिरों को काटकर उनकी फुटबॉल बना करके खेला। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु के खूंखार अपराधी, तस्कर और अपने आप को जंगल का राजा कहने वाले वीरप्पन। वीरप्पन का जन्म 1952 में तमिलनाडु के गोपीनाथन गांव में हुआ था। एक गरीब चरवाहे के घर में जब वो पैदा हुआ और उसके साथ साथ जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसका मानना था कि वो एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। और इसी चाह में उसने 17 साल की उम्र में पहला कत्ल किया। वो चाहता था कि उसके घर के पास जो जंगल है, उस जंगल का वो बेताज बादशाह बने। और उसी क्रम में उसने 100 लोगों की टीम बनाई, जिसके कारण वो उस पूरे जंगल पर राज कर सके। आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर वो जंगल पर राज करना क्यों चाहता था। साथियों, वो जंगल पर राज इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो जंगल चंदन के पेड़ों से भरा हुआ था। धीरे धीरे तमिलनाडु से निकलकर कर्नाटक और केरल के जंगलों तक उसने अपने पांव जमाने शुरू कर दिए और अपनी टीम के बलबूते, अपने गैंग के बलबूते उसने उन तीनों जंगलों पर, उन तीनों राज्यों के जंगलों पर एक छत्र राज कायम कर लिया। उनके इस काम में, उनकी इस तस्करी में जब एक वन अधिकारी रोड़ा बना तो 1987 के वर्ष में उन्होंने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में लगातार वो चंदन का व्यापार करता रहा, अवैध व्यापार करता रहा, लेकिन उससे उसको संतुष्टि नहीं मिली। और उसके बाद में उसने कमाई का एक और जरिया बनाया। वो जरिया था हाथियों की हत्या करके, उनके दांत को निकाल करके उनका अवैध व्यापार करना। कहा जाता है कि जब तक वो मरा नहीं, उसने तब तक 2000 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होती तो फिर उसके साथ समस्या ये आती है कि उसकी जो भावनाएं हैं वो लगातार अपनी संतुष्टि को पूरी करने के लिए बढ़ती जाती है। और वही हाल वीरप्पन का था। चंदन की तस्करी करने के बाद में, हाथी दांत की तस्करी करने के बाद में, अब वो तीसरे एक व्यापार की तरफ बढ़ना चाहता था। लेकिन उससे पहले जब उसने एक वन अधिकारी की हत्या कर दी तो तमिलनाडु की सरकार ने 22 लोगों के एक दल को 2 बसों में भर करके उस जंगल की तरफ रवाना किया वीरप्पन को पकड़ने के लिए। और जैसे ही मुखबिरों के द्वारा वीरप्पन को यह सूचना मिली कि तमिलनाडु पुलिस की एक टुकड़ी उसको पकड़ने आ रही है, उसने उस रास्ते पर लैंडमाइन को बिछा दिया। और जैसे ही वो टुकड़ी उस जगह पर आई, वीरप्पन ने उन दोनों बसों को उड़ा दिया। बड़ी बेरहमी से उन 22
पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वीरप्पन अपने आप को बहुत बड़ा खूंखार अपराधी समझने लगा। उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे और तीसरे व्यापार की तरफ उसने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए और वो तीसरा व्यापार था लोगों का अपहरण करना। और इसी क्रम में उसने सबसे पहला अपहरण और इसी क्रम में उसने सबसे पहला अपहरण कन्नड़ अभिनेता राजकुमार का किया। जैसे ही कन्नड़ अभिनेता का अपहरण हुआ, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार के हाथ पांव फूल गए और उसने कहा कि मैं जब तक राजकुमार को नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरे पास 50 लाख रुपया नहीं आ जाता। और उसने लगभग 3.5 महीने तक राजकुमार को अपने साथ जंगल में रखा और अंत में जब 50 लाख रुपए की डिमांड पिछले दरवाजे से सरकार ने उसकी पूरी कर दी, तब जाकर राजकुमार को वीरप्पन ने छोड़ा। लेकिन ये बात यही नहीं थमी। उसने कर्नाटक के एक पूर्व मंत्री की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उनके शव को फेंक दिया। जैसे ही कर्नाटक के एक पूर्व मंत्री की हत्या हुई तो कर्नाटक सरकार, तमिलनाडु सरकार, केरल सरकार, इन तीनों ने सोचा कि अब मामला ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन इसी दौरान इसने एक और वाकया किया। इसने चिदम्बरम नाम के एक वरिष्ठ वन अधिकारी की हत्या कर दी और उनके धड़ से उनके सिर को अलग करके फुटबॉल बना करके उससे खेला। तब तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री थी वो जयललिता थी और उन्होंने प्रण लिया कि मुझे किसी भी हालत में वीरप्पन जिंदा या मुर्दा चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक तेज तर्राज IPS अधिकारी विजय कुमार के नेतृत्व में एक STF का गठन किया और उस STF से कहा कि मुझे किसी भी हालत में वीरप्पन चाहिए। उसके बाद विजय कुमार ने अपनी एक टीम बनाई और वो टीम तीनों राज्य सरकारों की सहमति से बनी, क्योंकि कई बार दिक्कत ये आती थी कि जब पुलिस वाले वीरप्पन को पकड़ने जाते थे तो वीरप्पन तमिलनाडु से कर्नाटक, कर्नाटक से केरल इसी तरह भागता हुआ घूमता था और सीमा विवाद अक्सर पुलिस वालों में हो जाया करता था। तीनों की रजामंदी से उस पुलिस टीम को बनाया गया, STF को बनाया गया और उसके बाद में विजय कुमार ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। विजय कुमार अपनी पुस्तक चेसिंग द ब्रिगेड के हवाले से लिखते हैं कि हमें मुखबिरों से सूचना मिली कि वीरप्पन को डायबिटीज हो गई है और वो मोतियाबिंद का शिकार भी हुआ है और उसके लिए हमने उसके आसपास जाल बिछाना शुरू कर दिया, क्योंकि वीरप्पन को कभी ना कभी तो उपचार की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए विजय कुमार ने जहाँ पर वीरप्पन मौजूद था उन जंगलों के आसपास, उन गांवों के समीप एम्बुलेंसों को दौड़ाना शुरू कर दिया, जिससे वीरप्पन को विश्वास हो जाए ये जो एम्बुलेंस है वो गांव वालों की लिए आती हैं, गांव के मरीजों को लेकर के जाती हैं। जब कई दिन एम्बुलेंस चली तो वीरप्पन ने एक दिन अपने जंगल से बाहर निकलकर एक एम्बुलेंस को रुकवाया, क्योंकि वो उपचार लेने एक पास के अस्पताल में जाना चाहता था। और उस दिन उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी मूंछों को मुड़वा लिया था। वीरप्पन के साथ उसके अन्य 3 साथी भी थे। जैसे ही उन्होंने एम्बुलेंस को रुकवाने के बाद में उन्होंने कहा कि एक अस्पताल में हमें लेके जाना है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इस एम्बुलेंस के अंदर
जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो व्यक्ति अस्पताल के नहीं, वो व्यक्ति बल्कि तमिलनाडु पुलिस के वो जवान हैं जो उसको जिंदा या मुर्दा ले जाने की कसम खा करके आए। कुछ दूरी पर जाने के बाद एम्बुलेंस के चालक ने निर्धारित स्थान पर बड़े तेज ब्रेक मारे और ब्रेक मारने के बाद में चालक और परिचालक दोनों उस एम्बुलेंस से बाहर निकल कर भागे। इससे पहले कि वीरप्पन कुछ समझ पाता, वो दोनों गायब हो चुके थे और उस एम्बुलेंस को चारों तरफ से पलक झपकते ही तमिलनाडु पुलिस के एसटीएफ के जवानों ने घेर लिया। घेरने के बाद उन्होंने वीरप्पन से कहा कि आप बाहर आ जाइए, आपको हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वीरप्पन ने फायर करना शुरू कर दिया। लेकिन एक तरफ वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ था, लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु पुलिस के सैकड़ों जवान उसको घेर करके खड़े थे। जवाबी कार्रवाई में तमिलनाडु पुलिस के जवानों ने 133 राउंड गोलियां चलाई। लगभग 15 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा और 15 मिनट के बाद जब वीरप्पन की तरफ से गोलियों का सिलसिला खामोश हो गया, तब तमिलनाडु पुलिस के जवान जब एम्बुलेंस को जाते हुए देखते हैं कि 137 राउंड गोलियों में से मात्र 2 गोलियां वीरप्पन के अंदर लगी हुई, एक गोली सिर पर और एक गोली आंख पर। ये भी बड़े आश्चर्य की बात थी कि वीरप्पन आखिरकार 137 राउंड गोलियों में सिर्फ 2 गोलियों का शिकार बना। उसके बाद वीरप्पन की डेड बॉडी को वहां से उठाया गया और तुरंत विजय कुमार ने जयललिता को फोन किया कि मैडम, आपका काम पूरा हो गया है। वीरप्पन को जो आपने कहा था कि जिंदा या मुर्दा मुझे चाहिए, तो वो हम ले आए। कहा जाता है कि हजारों लोगों ने वीरप्पन के अंतिम दर्शन को किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गांव के जो लोग थे, गरीब जो लोग थे, उनकी मदद करता था। अपने तस्करी के जीवन में वीरप्पन ने कहा जाता है कि अरबों रुपया कमाया, लेकिन वो रुपया कहाँ गया आज तक उसका कोई पता नहीं है। वीरप्पन की 2 बेटियां भी हैं जो अभी पढ़ाई कर रही हैं और वो शायद कर्नाटक में रहती हैं। तो ये थी कहानी वीरप्पन की। कहानी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी तमाम कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँगा। आपकी जो फरमाइश आती जाएगी उस फरमाइश के अनुसार। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद, नमस्कार।